नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश अवकाश नियमों के अंतर्गत 19 श्रृंखला में छठा वीडियो प्रसूति अवकाश एवं बाल देखभाल अवकाश पर तैयार किया गया है। प्रसूति अवकाश मैटरनिटी लीव और बाल काल देखभाल अवकाश को हम चाइल्ड केयर लीव कहते हैं। इसका उल्लेख उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 2/224 के मूल नियम 101 और सहायक नियम 153 में किया गया है। बाल देखभाल अवकाश का समानता विभिन्न शासनादेशों के द्वारा इसके नियम बनाए गए हैं और प्रसूति अवकाश मूल नियम 101 में और सहायक नियम 153 में उल्लेख है। तो सबसे पहले हम लोग प्रसूति अवकाश मैटरनिटी लीव के बारे में बात करते हैं। जैसा कि पता है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारी महिला कार्मिक हैं उनको संपूर्ण सेवा काल में 2 बार तक प्रत्येक बार में 180 दिन प्रसूति अवकाश के रूप में दे होता है। लेकिन कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के अधीन तीसरी बार भी प्रसूति अवकाश दिया जा सकता है। वो उसी दशा में दे होगा जब किसी सरकारी महिला कार्मिक के 2 जीवित बच्चे हों, उनमें से एक बच्चा किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो, दिव्यांग हो, अपंग हो या कोई ऐसी समस्या हो जिससे उसको सामान्य जीवन जीना उसके लिए कठिन हो। तो ऐसी दशा में एक तीसरा प्रसूति अवकाश, तीसरे बच्चे के जन्म के लिए एक तीसरा प्रसूति अवकाश सरकार स्वीकृत कर सकती है। तो समानतः संपूर्ण सेवावधि में 2 बार प्रसूति अवकाश दिया जा सकता है, 180 दिन का। लेकिन कुछ शर्तें हैं, अगर उन शर्तों के और उन समस्याओं के कारण एक तीसरी बार भी प्रसूति अवकाश पूरी सेवा काल में दिया जा सकता है। दूसरी शर्त यह है कि 2 प्रसूति अवकाश के मध्य कम से कम 2 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जानी चाहिए। 2 साल के बाद ही एक प्रसूति अवकाश समाप्त होगा, तो उसके समाप्त होने के 2 वर्ष बाद ही अगला प्रसूति अवकाश दे होगा। इसमें एक और चीज जोड़ी गई है कि अगर किसी कारण से गर्भपात, अबॉर्शन या गर्भस्राव का मामला उत्पन्न होता है और चिकित्सा प्रमाण पत्र के द्वारा ये स्पष्ट किया जाता है कि आराम करने की जरूरत है, तो 6 सप्ताह का प्रसूति अवकाश दे दिया जाएगा और इसके लिए कोई सीमा नहीं है। ये कितने बार भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए ये नहीं कहा जाएगा कि पूरे सेवा काल में 1 बार, 2 बार या 3 बार, इसके लिए कोई अवधि नहीं है। प्रत्येक अवसर पर, इसे लिखा गया है प्रत्येक अवसर पर, अगर प्रत्येक अवसर पर कोई गर्भपात होता है तो उसको प्रसूति अवकाश दे होगा। अगला पॉइंट है कि अवकाश अवधि के दौरान पूर्ण वेतन दे होगा। ध्यान रहे, इसमें अवकाश अवधि के दौरान पूर्ण वेतन दे होगा और यह अवकाश में जाने के दिनांक को जो आहरित कर रही हो अवकाश, वेतन, वही वेतन दिया जाएगा। अवकाश वेतन के बारे में आपको मैंने डिफाइन कई बार बताया, पेपर में आ सकता है कि कोई कर्मचारी जब अवकाश में जाता है तो उससे पूर्व जो उसे वेतन माह का मिल रहा होता है, पूरे माह भर का, वही उसको वेतन प्रति माह की दर से दिया जाएगा। ठीक है, तो यह आपका प्रसूति अवकाश हुआ। इसके साथ ही देखिए बाल देखभाल अवकाश। बाल देखभाल अवकाश, हमारे जो महिला सरकारी कार्मिक है वो अपने बच्चों की बीमारी, बच्चों के परीक्षा आदि में उनकी देखभाल करने के लिए, जब तक कि वो बच्चे 18 वर्ष नहीं हो जाते, ये पूरी सेवा काल में 730 दिनों का सीसीएल दे होता है। ये शासनादेश 8 अक्टूबर 2008 में इसका उल्लेख किया गया है। हमेशा सीसीएल 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए दे होगा। अगर किसी महिला के 3 बच्चे 4 बच्चे हैं
तो वो 4 बच्चों के संबंध में सीसीएल नहीं लेगी, न 3 बच्चों के बारे में। जो सबसे 2 बड़े बच्चे होंगे, परिवार के विवरण में उल्लेख होगा और उसके सारे बच्चों के विवरण प्रस्तुत करने पड़ते हैं। आपका बर्थ सर्टिफिकेट और किस कक्षा का एग्ज़ाम दे रहा है, कितना बड़ा है, परिवार के विवरण में पुष्टि करनी होती है। तो जो 2 सबसे बड़े बच्चे होंगे उन्हीं के लिए सीसीएल दे होगा। और सीसीएल भी उपार्जित अवकाश के तरह ही दे होगा। और एक नियम यह भी है कि आपके पास उपार्जित अवकाश भले ही हो, फिर भी सीसीएल अनमन होगा। ये लाइन क्यों लिखी गई? 11 अप्रैल 2011 का शासनादेश है। ये लाइन लिखा गया कि उपार्जित अवकाश होते हुए भी सीसीएल अनमन होगा, क्योंकि 11 अप्रैल 2011 से पहले यानी कि छठे वेतन आयोग के पहले ये नियम था कि अगर उपार्जित अवकाश है तो आपको सीसीएल दे नहीं होगा। उपार्जित अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश अगर समाप्त हो गया है तभी सीसीएल दे होगा। ये पहले नियम था। लेकिन 11 अप्रैल 2011 से जीओ के द्वारा कहा गया कि उपार्जित अवकाश होगा तो भी सीसीएल आपको अनमन हो जाएगा, यानी कि सीसीएल का संबंध उपार्जित अवकाश से नहीं है। ठीक है। कोई कर्मचारी अवकाश स्वीकृत के बिना सीसीएल पर नहीं जाएगा। ध्यान रहे, सीसीएल आपका अधिकार नहीं है। सीसीएल आप अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते हैं। इसलिए स्पष्ट किया गया है कि कोई कर्मचारी अवकाश स्वीकृत के बिना सीसीएल पर नहीं जाएगा। और सीसीएल लेखा का रखरखाव भी निर्धारित प्रारूप में सेवा पुस्तिका में रखा जाएगा। सीसीएल उपार्जित अवकाश की भांति स्वीकृत किया जाएगा। जैसे आपकी उपार्जित अवकाश स्वीकृत की जाती है उसी प्रकार से होगा। ध्यान रहे, सीसीएल 15 दिन से कम का दे नहीं होगा और साल भर में 3 बार से ज़्यादा दे नहीं होगा। सीसीएल 15 दिन से कम नहीं दे होगा और साल में 1 कैलेंडर वर्ष में 3 बार से ज़्यादा नहीं दे होगा। और सीसीएल के दौरान पूर्ण वेतन दे होगा। जैसा कि पहले बताया, अवकाश वेतन क्या है इसका, सीसीएल का, कि जितना वो पिछले माह में वेतन पा रहा था उतना ही सीसीएल के दौरान भी वेतन प्राप्त करेगा। एक शर्त यह भी लगाई गई है कि सीसीएल समानता परीक्षा अवधि में न दिया जाए। जब कोई कर्मचारी प्रोबेशनल पीरियड में हो तो प्रोबेशन पीरियड में ये सीसीएल न दिया जाए, और यदि देना पड़े तो कोशिश किया जाए कि कम से कम दिया जाए। उसको इस प्रकार से न दिया जाए कि साल में 3 बार दिया जाए और 15 दिन का दिया जाए। उस समय ये है कि सक्षम प्राधिकारी स्वीकृता प्राधिकारी के लिए है कि वो कम से कम दे। इसके अलावा एक और अवकाश है दत्तक ग्रहण अवकाश, एडॉप्शन लीव। जैसे कि किसी सरकारी कर्मचारी के 2 बच्चे नहीं, उसके एक ही बच्चा है। अब वो एक बच्चा गोद लेना चाहती है, लीगल एडॉप्शन करना चाहती है, तो वो कर सकती है। अगर किसी सरकारी कार्मिक के, महिला कार्मिक के एक बच्चा है तो वो दूसरा बच्चा गोद ले सकती है। अगर वो बच्चा 1 वर्ष की आयु तक का है तो सामान्य माताओं की तरह उसे भी प्रदत्त प्रसूति अवकाश प्रदत्त किया जाएगा और 180 दिन का दत्तक ग्रहण अवकाश ले लेगी। अगर कोई सरकारी कार्मिक 1 साल के नीचे के बच्चे को गोद लेती है तो उसे भी 180 दिन के अवकाश दे है। यहाँ तक तो कहा गया है अगर कोई कार्मिक 1 महीने का बच्चा लेती है गोद में, कोई सरकारी कार्मिक 1 माह से कम का बच्चा लेती है गोद में, तो गोद लेती है तो 1 वर्ष तक का अवकाश उसको मिल सकता है। 180 दिन नहीं बल्कि उसको 365 दिन का अवकाश दिया जा सकता है अगर वो बच्चा 1 साल के कम का है। ठीक है ना, 1 माह से कम का है। अगर वो नवजात शिशु है और उस नवजात शिशु को गोद लेती है तो 1 साल तक का उसे दिया जा सकता है। ठीक है। और समानता अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो सीधे 180 दिन का दत्तक ग्रहण अवकाश ले सकती है। तो आपका ये प्रसूति अवकाश और बाल देखभाल अवकाश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हो सकता है कि सहायक कुल सचिव परीक्षा में इस बार ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाए।
तो इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। इसके संबंध में कोई आपका किसी प्रकार का कोई क्वेरी है, और अवकाशों के बारे में जितने भी अवकाश अभी तक बताए लगभग सभी बता दिए हैं। केवल प्रतिकर अवकाश और आकस्मिक अवकाश को छोड़कर आपको सभी अवकाश बता दिए गए हैं। तो उसके संबंध में किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। और इतना विस्तार से अवकाश नियमों के बारे में बताया गया है, जैसा भी क्वेश्चन आए आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं, ये स्पष्ट हो रहा है। और बात आती है आकस्मिक, इसी के साथ अगर हम आकस्मिक अवकाश की बात करें तो आकस्मिक अवकाश के संबंध में भी आप जानकारी कर लीजिए कि आप 14 दिन से अधिक आपको आकस्मिक अवकाश नहीं मिलेगा, और एक बार में अधिक से अधिक 10 दिन का आकस्मिक अवकाश आपको स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसे ही प्रतिकर अवकाश, अगर किसी कर्मचारी को कार्यालय बुलाया जाता है छुट्टी के दिनों में तो उसको प्रतिकर अवकाश दिया जाएगा। अगर एक प्रहर में बुलाया जाता है सुबह से लेकर लंच तक, तो आधे आधे दिन 2 दिन मिलाकर एक प्रतिकर अवकाश हो जाएगा। और ये प्रतिकर अवकाश क्या कहते हैं कि अपना योगदान देने के, यानी कि जिस दिन वो छुट्टी के दिन बुलाया गया है, जिस दिन उसने अपनी सेवा दिया है, उससे 1 महीने के अंदर वो अपने प्रतिकर अवकाश को उपभोग कर सकता है। एक बात यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मान लीजिए प्रतिकर अवकाश लेने वाले बहुत से कर्मचारी हो गए, तो अधिकारी चाहे तो 1 माह के बाद भी उस प्रतिकर अवकाश का उपभोग करने का अवसर दे सकता है। एक बार में 2 से अधिक प्रतिकर अवकाश आप नहीं ले सकते। ऐसा नहीं होगा कि आपके 4 प्रतिकर अवकाश पड़े हुए हैं और आप एक साथ कहने लगे कि सर हमको एक साथ 4 दिन का प्रतिकर अवकाश दे दीजिए, तो आपको एक साथ 4 दिन का प्रतिकर अवकाश नहीं मिलेगा। वो एक बार में केवल 2 प्रतिकर अवकाश ही आपको लेने का अधिकार है, अगर आपने उन अवकाश दिनों में कार्य कर रखा है। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ विशेष आकस्मिक अवकाश दिए जाते हैं, जैसे कि यूनियन के लोगों को, श्रम संघ के लोगों को, आपका कर्मचारी यूनियन के लोगों को, तो वो अवकाश भी दिए जाते हैं और उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। और वो नियम आपके एमजीओ में है, मेमोरेंडम ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर में। मेमोरेंडम ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर में इनके नियम दिए गए हैं। और समानता देखा जाए, प्रतिकर अवकाश और आकस्मिक अवकाश अवकाश श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है। और प्रतिकर अवकाश हमेशा नॉन गेस्टेड यानी कि अराजपत्रित कर्मचारियों को ही दे होता है। ठीक है। तो 1 माह के अंदर आपको ले लेना होता है प्रतिकर अवकाश, एक बार में 2 दिन से ज़्यादा नहीं दिया जाता है। अराजपत्रित कर्मचारी दिया जाता है और छुट्टी के दिन बुलाए जाने पर यह अवकाश दिया जाता है। जो सीएल है, सीएल सहायक नियम 201 और 202 में इसका उल्लेख है, मूल नियमों में इसका उल्लेख नहीं है। कैजुअल लीव का, आकस्मिक अवकाश का, आकस्मिक अवकाश रहने पर वाले व्यक्ति को ड्यूटी पर माना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में 14 दिन का अवकाश दिया जाएगा सीएल, और एक बार में अधिकतम 10 दिन का अवकाश दिया होगा। 2 या 3 दिन का आपको विशेष आकस्मिक अवकाश भी दिया जा सकता है। रविवार या अन्य छुट्टियों को अगर वो सीएल के पूर्व या सीएल के पश्चात पड़ रही हैं तो उसको उपभोग करने का अवसर दिया जाता है। तो यह आपका अवकाश नियम है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से अवकाश नियम समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।